Warm welcome on DS Science Academy digital platform. Myself SR Soni, Senior Physics Faculty, DS Science Academy गंगापुर सिटी। बच्चों, जैसा आपको मालूम है, कल राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का पेपर कल हुआ था और उसी के रिलेटेड आज हम इसे सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आप सभी को कितना अच्छा आपने पेपर किया उसका एवल्यूशन करने का मौका मिलेगा। तो बिना टाइम गंवाए चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो पहले सेक्शन ये लेते हैं। इस बार का पेपर थोड़ा सा पहले से ज़्यादा अच्छा लेवल का था, मॉडरेट से थोड़ा अच्छा लेवल का था। तो इस बार पेपर की क्वालिटी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सेक्शन ए से हम पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव है कि दो गोले हैं जो हवा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इन गोलों के मध्य जो विद्युत बल लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक गोला दूसरे पे लगाएगा और दूसरा पहले पे लगाएगा, उनका रेशियो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा। तो ये सभी को मालूम है कि अगर दो गोले हैं, जरा ध्यान से देखो, एक गोला ये है, एक गोला ये है, और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है और अगर ये एयर में है तो इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स होता है, दिस इज स्फेयर 1, दिस इज स्फेयर 2, तो आप सभी जानते हैं दैट इज F21 और दैट इज F12। अगर ये बहुत पहले से रेस्ट में है तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है। तो यू ऑलरेडी नो दैट F12 प्लस F21 दैट इज इक्वल टू 0। सो F12 इक्वल टू माइनस F21। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो F12 डिवाइड बाई F21 दैट इज इक्वल टू 1/1। तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बहुत सिंपल था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, अगर एक लंबाई के अनुदिश, एक दिशा के अनुदिश अगर आवेश वितरित है तो इकाई लंबाई में जितना आवेश होता है उसे ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन आएगा कूलाम अपॉन मीटर। तो इसका आंसर बी सही है, इसका आंसर ए सही। आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो ध्यान से देखो जरा कि अगर ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है और इसे मैंने चार्ज कर दिया है, इसकी सरफेस पर चार्ज है, एग्जिस्ट करता है, तो जरा ध्यान से देखो कि इस पर फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती है। तो जो एंगल है हमेशा सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा नॉर्मल होता है। तो आंसर बी इसका। ये भी एक स्टैंडर्ड और बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि पराविद्युतीय पदार्थ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो जनरली नॉन कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, वो बहुत अच्छा है और थोड़ा सा एक लेवल का है कि एक बैटरी को अगर हम शॉर्ट कर दें, उस बैटरी पर अगर ईएमएफ उसका बैटरी का अगर 10 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो उससे आप कितनी मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू बैटरी इज गिवन बाय अवेलेबल ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप इसे शॉर्ट करेंगे तो आप ऐसे वायर से शॉर्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, और निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा तो आप 10 अपॉन 0.5, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 20 एम्पियर। तो ये आंसर इसका आएगा अपना 20 एम्पियर, सी। नेक्स्ट, इफ ए चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सम एंगल दैट इज नॉट इक्वल टू 90, अगर कोई भी आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करता है और अगर वो कोण 90 डिग्री ना हो, तो आपको मालूम है कि उसका जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। और हेलिकल होता है तो हर बार जो एक रोटेशन से दूसरे रोटेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड पिच। तो इसको हम पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर ए है, करेक्ट। और ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है और दिस एंगल इज थीटा। सो हियर इज ए चार्ज पार्टिकल that is entering in uniform magnetic field, then it always follow helical
path or the separation along the magnetic field is called pitch. So this pitch is, ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें माइसनर इफेक्ट होता है, और जब इनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। इनके इंटरनल जोन में इनका इनसाइड जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है। तो दैट इज आंसर सी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक साइकिल का पहिया है, उसमें 10 स्पोक्स हैं और इसको धरती के चुंबकीय क्षेत्र के क्षितिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मली 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। तो इससे पहिए की धुरी एवं रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है कि अगर किसी साइकिल को हम मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मल अगर हम घुमाएं, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, और अगर हम पहिया इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा और इसके एंड्स पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। तो उसका मान ई दिया हुआ है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा दूं तो मुझे मालूम है मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला होता है ई मोशनल, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसका फार्मूला होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो स्पोक्स बढ़ाने से न तो बी बदलता है न ओमेगा बदलता है, उसका रोटेशन उसी स्पीड पर रखा जाता है, और न स्पोक्स बढ़ाते हैं तो एंड्स के एंड टू एंड का बीच का डिस्टेंस भी नहीं बदलता है, तो ऑल आर कांस्टेंट। तो अब भी उसमें इंड्यूस ईएमएफ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ई होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। दिस इज आल्सो ए सिंपल क्वेश्चन कि अगर स्वप्रेरित को कहते हैं, इसको जनरली क्या कहा जाता है कि जब भी किसी कंडक्टर में, कोयल में या परिनालिका में हम जो करंट बह रहा है उसको अगर हम चेंज करते हैं, इफ देयर इज ए वेराइंग करंट इन ए कोयल और सोलेनॉइड, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। ये हमेशा उस धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, और इस विरोध के गुण को हम विद्युत जड़त्व के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ये भी एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप था कि एसी का आरएमएस वैल्यू और उसका पीक वैल्यू का रेशियो क्या होता है। तो एसी का आरएमएस वैल्यू आप लोग बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू आप जानते हैं कि साइनसॉइडल एसी है, अगर साइनसॉइडल एसी है तो उसका जो आरएमएस वैल्यू होता है दैट इज आई नॉट अपॉन आई पीक वैल्यू अपॉन √2। सो इफ आई आरएमएस upon peak value, that will be equal to 1/√2. So this is the answer. D is the answer for the. In next page there is another repetitive question. ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो रिमोट होते हैं तो रिमोट में कौन सी वेव्स को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का फंक्शन कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हमेशा इंफ्रारेड इस्तेमाल होती है। तो दिस इज इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण। ये रिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है कि अगर एक बाल्टी है और उसमें किसी हाइट तक वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और पानी प्योर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो उसकी जो गहराई है, जो उसका तला है, उसका जो बॉटम है, वो हमें कितना एपियर होगा, उसकी डेप्थ कितनी एपियर होगी। तो एक ये भी इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तुम जानते हो कि म्यू लिक्विड इक्वल टू एच रियल अपॉन एच एपरेंट। देयरफॉर एच एपरेंट इक्वल टू एच रियल अपॉन म्यू, और जब आप इसको डालेंगे तो ये एच रियल 24 सेंटीमीटर है और ये 4/3 है, तो इट विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। करेक्ट? सो दिस आंसर डी इज करेक्ट। Next question, in a prism, if a monochromatic light is incident on a prism, एक वर्णीय प्रकाश को अगर प्रिज्म पर हम डालते हैं और इंसिडेंट एंगल का हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, तो फाइनली जो इमर्जिंग रेज है, जो निर्गत किरण है, उसका डेविएशन, उसका अपनी पूर्व दिशा से कितना विचलन, कितना मोड़ होता है, कितना कोण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसके ग्राफ्स दिए हुए हैं कि किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन में ये 4 ग्राफ हैं, तो कौन सा वेरिएशन सही
करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सही वेरिएशन को, सही रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्टैंडर्ड है। और ये डेल है, तो यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर डेल मिनिमम होता है, और डेल मिनिमम होने पर आई इमरजेंट इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमरजेंट एंगल। तो शुरुआत में जब इंसिडेंट एंगल बढ़ता है तो डेविएशन घटता है, एक मिनिमम वैल्यू एक एंगल पर मिनिमम होकर फिर वापस बढ़ने लगता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर सी। आंसर ए इज करेक्ट। अब ये थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन था कि चार अलग अलग तरह के मेटल हैं पी क्यू आर एस, और उनके वर्क फंक्शन, उनके कार्यफलन इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2.3, 3.2, 4.25 एंड 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम दहली आवृत्ति का, सबसे न्यूनतम दहली आवृत्ति की कौन सी धातु होगी? तो तुम्हें मालूम है कि वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। तो एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो अगर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एस की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आएगी पी की। तो आंसर पी इज करेक्ट, पी मेटल इज करेक्ट। ये थोड़ा सा रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम का प्रूव करने के लिए जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसमें ये पूछा गया है कि गाइगर और मासडन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था वो क्या था? तो तुम्हें मालूम है कि यूरेनियम का जो एक सीरीज होता है उसमें आखिरी एलिमेंट बिस्मिथ होता है। तो इसमें ये बिस्मिथ रेडियो एक्टिव इस्तेमाल होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो 83 है और मास नंबर 214। तो आंसर बी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। जो भी नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रियाएं हैं वो तुम्हें मालूम है बहुत ज्यादा दाब और बहुत ज्यादा ताप पर होती है, ताकि दो न्यूक्लियस को पास पास लाया जा सके, दो नाभिकों को पास पास लाया जा सके। तो जब भी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत हायर टेम्परेचर पे होता है, और इसका जो परमिसेबल रेंज है वो होता है 10⁸ केल्विन, और बहुत ज़्यादा एक्सेसली हाईली प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर होता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो यदि E1, E2 और E3 हो तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए आप कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है Eg फॉर जर्मेनियम में क्या होता है? इसका होता है 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Eg जो सिलिकॉन का होता है दैट इज वेरी लीस्ट वैल्यू इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Eg जो कार्बन का होता है दैट इज वेरी क्लोज टू 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ देखते हो कि कार्बन का फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे बड़ा है, उससे छोटा सिलिकॉन का है, और सबसे छोटा फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम का है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द चुनकर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट है, जरा ध्यान से देखते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके बॉन्ड में स्ट्रेस आती जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में को अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इस फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। और इस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो उस फील्ड की वैल्यू को, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसमें कोई भी पराविद्युतीय माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, उसे उस माध्यम की भंजक तीव्रता कहते हैं। और सही वर्ड में विद्युत भंजक तीव्रता या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये सिंपल केवीएल से डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है कि
इसमें बहुत सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर नोड्स, ये एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको एक सिंगल सर्किट की तरह बिहेव करूं तो इस लाइन में आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होना चाहिए। ये अपना केसीएल कहता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम कहता है। तो आने वाला करंट है 3.1 और 4.2, इट विल बी 7.3, और जाने वाला करंट है 1.2 प्लस 5.1 प्लस आई, तो 5.1 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू 6.3। तो 7.3 में से अगर 7.3 में से 6.3 अगर चला गया तो दैट इज आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जो अनरिवील्ड करंट है, इस करंट का वैल्यू होगा 1 एम्पियर। तो जब ही ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बैलेंस होंगे तो केसीएल जब ही लगेगा, तो आंसर इज 1 एम्पियर। नाउ द थर्ड fill in the blanks is the deflection per unit voltage in a voltmeter is called sensitivity, voltage sensitivity। तो कोई भी वोल्टमीटर में यूनिट वोल्टेज के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम वोल्टमीटर की सुगराइता या सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर कहते हैं। अगला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की सीधी डेफिनेशन है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक बताएगा, मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक बताएगा। तो यहाँ चुंबक के बारे में बात हो रही, तो इट रिप्रेजेंट और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कई बार आपको बहुत फेमिलियर है इससे आप कि लेंज के नियम में ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है। तो लेंज नियम लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये थोड़ा सा अपना ईएम वेव से आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। और मैक्सवेल ने जब बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत डीपली स्टडी किया तो उसने एक और अनविजिबल करंट को देखा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का सबसे पहले जो कंसेप्ट डेवलप किया था वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या मैक्सवेल भी आप लिख सकते हैं। 1.52 is the refractive index of a lens if it is dipped in a liquid and it becomes invisible। अगर मैंने कोई लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया है और उस लिक्विड के अंदर जाने पर लेंस डिसअपियर हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, बिहेव एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ऐसी स्थिति में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए तो ही इनविजिबिलिटी आएगी, अदरवाइज वो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ का जो आंसर है कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होना चाहिए तो ही वो इनविजिबल होगा। जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन 0 होता है तो तुम्हें नोट्स पर हमेशा जो मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट है, जो भी मीडियम ऑसिलेट करते हैं और वेव्स फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्टैंडिंग वेव में जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, अप्रगतिशील तरंग या अप्रगामी तरंग होती है, उनमें जो नोट्स होते हैं तो नोट्स पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑल टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट एनी स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट नोडल लाइंस, नोड लाइंस पर जो नोड लाइंस है उन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि किसी फोटोन को तरंगदैर्घ्य अगर उसकी वेवलेंथ को किसी फोटोन रेडिएशन की वेवलेंथ को अगर हम आधा कर दें तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो तुम्हें मालूम है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा। इफ लैम्डा गोज टू लैम्डा बाई 2 तो फ्रीक्वेंसी गोज टू ट्वाइस न्यू, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दोगुनी हो जाएगी। समझ गए। एक और डी ब्रोगली की इक्वेशन पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के फार्मूले पे एक और सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास 0.1 kg है और वो 10 मीटर सेकेंड से अगर मोशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसके साथ जुड़ा हुआ डी ब्रोगली वेव कैरेक्टर का वेवलेंथ क्या होगा। तो हमें मालूम है लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली दैट इज इक्वल टू h by mv। Here h
इज प्लैंक कांस्टेंट, मास है अपना 0.1 kg और वेलोसिटी है 10, तो ये आ गया मेरे पास h/1 दैट इज इक्वल टू h, और h इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6.62 into 10 power minus 34 मीटर, 34। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कि अगर कॉपर जो मेटल है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो इसकी रेसिस्टिविटी का वेरिएशन कैसा होता है, और टेम्परेचर को हमें एब्सोल्यूट स्केल पर लेना है, परम ताप वाले पैमाने पे लेना है, केल्विन टेम्परेचर पे लेना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 273 के, रूम टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी बढ़ती जाती है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो रेसिस्टिविटी बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कर्व बिटवीन द रेसिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर ऑफ कॉपर मेटल। ये सिंपल डेफिनेशन है कि स्किन इफेक्ट की वजह से जब भी किसी मेटालिक वायर में अगर कोई करंट फ्लो होता है तो ज़्यादातर पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्लोज थ्रू द सरफेस, और कोर पार्ट के अंदर से बहुत कम करंट जाता है। तो इसीलिए धारा घनत्व को या करंट डेंसिटी का एग्जिस्टेंस है, इसीलिए करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट फंक्शन है, अगर आप जगह क्रॉस सेक्शन में जगह बदल देंगे तो वहाँ पर करंट डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर किसी वायर में करंट जा रहा है और इस क्रॉस सेक्शन के सारे पॉइंट्स पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो यू कैन से द इलेक्ट्रिक करंट that is passing normally through unit cross section that is called करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो J इक्वल टू करंट अपॉन एस नॉर्मल। इसका यूनिट होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, और ये सब कुछ आगे लिखा जा सकता है, लेकिन एक नंबर का है तो ये फार्मूला लिख के और डेफिनेशन लिख के इसे बताया जा सकता है। करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। In this third question, if there is an instance of monomagnetic pole, अगर चुंबकीय एकल ध्रुव भी संभावित हो या संभव हो, अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल भी अगर पॉसिबल हो, तो फिर जो गॉस लॉ है वो किस तरह से रिलेशन रखेगा। तो तुम्हें मालूम है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी सरफेस एरिया से, तो वो B डॉट ए दैट इज इक्वल टू 0 इन रियलिस्टिक वर्ल्ड। अभी तक की जानकारी के अनुसार किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई सरफेस रखा तो उसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन और द होल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो ये रिलेशन गॉस लॉ की तरह, जो पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिस्टिक्स में आपने जो गॉस लॉ पढ़ा था उसी की तरह ये वेरी करेगा। तो इंटीग्रल B डॉट डी ए इक्वल टू म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड दैट इज सिग्मा एम। एम रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पोल स्ट्रेंथ, नेट मैग्नेटिक पोल्स इनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ एम पोल्स की, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं जो सरफेस एरिया से इनक्लोज हैं, उसके नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये एक और सिंपल क्वेश्चन है EMI का कि किसी भी पदार्थ के चुंबकन को M और चुंबकीय तीव्रता को H और चुंबकीय क्षेत्र को B से व्यक्त करें तो इनके बीच में क्या संबंध पॉसिबल होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू द म्यू ब्रैकेट में H प्लस M, हियर H इज कॉल्ड चुंबकीय तीव्रता एंड M इज कॉल्ड चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन। तो M मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, H मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो फेराडे का पहला ही लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, रिप्रेजेंट द डेफिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब भी किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस फील्ड में रखा हुआ कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कॉइल हो, कोई भी सोलोनाइड हो, उससे जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो भी चेंज होता है। तो ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ये कंडक्टर या इलेक्ट्रिक एलिमेंट के अंदर कुछ इस तरह की गड़बड़ी करता है कि कुछ इस तरह की इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है जो उस चेंज का अपोज करता है। और अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें एक करंट भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए। तो प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसके नॉर्मल प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ऑसिलेट करता है, और दोनों फील्ड हमेशा प्रोपेगेशन के नॉर्मल होते हैं। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द लीनियर प्लेन पोलराइज्ड वेव, रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग को व्यक्त करता है। एक क्रैश से दूसरे क्रैश का, सक्सेसिव क्रैश का जो सेपरेशन होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में ऑसिलेट करता है तो उसके नॉर्मल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, दोनों सेम फेज में होते हैं और दोनों एक प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन का एरोज के रूप में दिखाया है और यहाँ पर हम वेवलेंथ उसका दिखाया। तो ये एक सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अगले पार्ट पर चलते हैं। डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। ये भी हर नोट्स में, हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई भी लाइट अगर शार्प एज से छूकर निकलती है या बहुत नैरो स्लिट से पास होती है जिसका डायमेंशन उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की जगह मुड़ना शुरू कर देती है, उससे स्कैटर, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड्स में स्कैटर हो जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। और विवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रकाश अपनी सीधी रेखा की जगह उन क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए या जिसे हम छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और विवर्तन दो तरह का होता है, एक फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम। तो यहाँ पर एक सिंपल डेरिवेशन लिखी हुई है, इसके बाद एक बहुत छोटा सा सिंपल वाला एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जो वर्क फंक्शन पे और फोटोन एनर्जी पे और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंडेंट है। तो एक सिंपल है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइए कि उस पर जो फोटोन रेडिएशन का, जो रेडिएशन से जो फोटोन आकर गिरा था उसकी एनर्जी क्या होगी। तो यू ऑलरेडी नो आइंस्टाइन का जो फोटो इक्वेशन है वो कहता है E = 5 + KE एनर्जी कंजर्वेशन, और ये KE क्या होता है, मैक्सिमम होता है, समझ में है, मैक्सिमम। तो E = 5 + KE और ये वर्क फंक्शन को डिनोट करता है। तो E = एनर्जी ऑफ फोटोन = phi naught, that is the work function of the surface, plus maximum kinetic energy of photoelectron। तो इस रिलेशन में जब मैं वैल्यूज रखता हूँ, फाई का वैल्यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों का सम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो फोटोन का जो रेडिएशन एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आता है कि इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को एटॉमिक स्टेट में ले जाते हैं, परमाणु अवस्था में ले जाते हैं, उसको हीट देकर, तो उनसे जो रेडिएशन निकलता है उस मटेरियल से, उस सब्सटेंस से जो रेडिएशन जाता है, उस रेडिएशन में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और इस रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं और प्रिज्म से पास करने के बाद गुजरे हुए रेडिएशन को अगर हम किसी स्क्रीन पे, किसी पर्दे पर लेते हैं तो हमें ऑर्डरली अरेंजमेंट मिलता है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है और उसमें चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं या बैंड्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो किसी भी मटेरियल को अगर आप एटॉमिक स्टेट में ले जाकर हीट देकर, हीट प्रोवाइड कर कर अगर उसे एटॉमिक स्टेट में ले जाते हैं तो सारे एटम हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और लगातार अपनी ग्राउंड स्टेट में आते रहते हैं। तो लगातार रेडिएशन होता रहता है। जब ये रेडिएशन प्रिज्म से गुजार कर हम स्क्रीन पे लेते हैं तो हमें बैंड्स या ब्राइट लाइंस दिखाई देती है और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ये अपना न्यूक्लियस वाले चैप्टर से है कि ऑक्सीजन का अगर बाइंडिंग एनर्जी 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसका मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताइए। तो आपको सिंपल फार्मूला मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, तो 128 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये एक और सिंपल क्वेश्चन है जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है, कैपेसिटर से है, इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड पार्ट से है कि एक सर्किट है जिसमें 2 नोड हैं और बी, और इसके बीच में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो पहला वाला 10 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 10 माइक्रोफेरेड का है, तो 2 इक्वल कैपेसिटर हैं और वो पैरेलल में है। और उसके बाद एक सीरीज में अननोन वैल्यू का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ए और बी के बीच में जब हमने कैपेसिटेंस मेजर किया तो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आया था वो कितना आया था, 15 माइक्रोफेरेड। तो हमसे ये पूछा गया है कि इस एक्स कैपेसिटर का वैल्यू बताओ, इस एक्स वैल्यू एक्स का वैल्यू बताओ कि कितना होना चाहिए। तो इस सिंपल सर्किट को जब आप सोल्व करोगे तो 10 और 10 ये पैरेलल में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 20 माइक्रोफेरेड होगा। और 20 माइक्रोफेरेड जब x के साथ आप सीरीज में लेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 माइक्रोफेरेड के। तो इसे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप इसका, इन दोनों इस ब्लॉक का, इसका आप टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड। और जब इसका x के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन दिखेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जब आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे 20 इंटू एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 15, दोनों तरफ माइक्रोफेरेड है। तो ये 20x इक्वल टू 300 प्लस 15x, तो 5x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू 60 माइक्रोफेरेड। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आएगी मेरे पास 60 माइक्रोफेरेड। तो ये बहुत सिंपल सवाल था। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, अन्योन प्रेरण पर आधारित सवाल है कि 2 कुंडलियां हैं जो एक ही तल में हैं। ये कुंडली हमारी, ये कॉइल है मेरे पास एक, ये फर्स्ट कॉइल है और इसी के अंदर ये एक सेकंड कॉइल है जो जिसका क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल है। दिस इज कॉइल 1 C1 और दिस इज कॉइल 2 C2। एक ही प्लेन में है और ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, A1 इक्वल टू A2। जब आप इसमें फर्स्ट में करंट अगर भेजते हैं तो सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका 2 हेनरी। सिस्टम का 2 कॉइल्स का जो सिस्टम है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी है। और अगर पहली कॉइल में अगर करंट की वैल्यू 0 से कितनी कर दी जाए, 15 एम्पियर कर दी जाए, तो सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी कॉइल जो द्वितीय कुंडली है उसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का कपलिंग है इन दोनों कॉइल्स का कि प्राइमरी जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है सेकेंडरी के साथ पूरा का पूरा लिंक होता है। तो वी यूज सिंपल रिलेशन, हम एक सिंपल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू MI1। और अगर चेंज होता है करंट का तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन डेल फाई M2 इक्वल टू M डेल I1, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग का पोजीशन फिक्स है, तो डेल फाई M2 इक्वल टू 2 इंटू, तो प्राइमरी में करंट कितना चेंज हुआ, फाइनल 15 है, इनिशियल 0 है, तो चेंज इन करंट इज 15 एम्पियर, सो इट विल बी इक्वल टू 13 वेबर।
तो ये बहुत सिंपल आंसर है इसका और सिंपल कैलकुलेशन। अब दो सिंपल डेफिनेशन आई है, ये ऐसी पार्ट से है और इसमें पूछा गया कि वाटलेस करंट, वाट इन धारा किसे कहते हैं और पावर फैक्टर किसे कहते हैं। तो वाट इन धारा का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि किसी भी ऐसी सर्किट में जो करंट बहता है तो उसका कुछ पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है पावर डिसिपेशन के लिए, विद्युत व्यय के लिए, और कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो विद्युत व्यय में, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि परिपथ में ऐसी धारा का वह भाग जो शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं देता है वाट इन धारा कहलाता है। और इसका फार्मूला होता है IRMS इंटू साइन फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई को हम फेज डिफरेंस के नाम से जानते हैं जो ऐसी वोल्टेज और करंट में एग्जिस्ट करता है किसी भी सर्किट में, और इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं और फाई कहते हैं, और ये इंग्लिश में है। नाउ द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर किसी भी ऐसी सर्किट में ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो गमन करती है कि ऐसी सर्किट में पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो पावर फैक्टर ऑफ एन ऐसी सर्किट इज द टोटल रेजिस्टिव ओमिक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस। किसी भी सर्किट का, ऐसी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टिव ओमिक रेजिस्टेंस है उसको हम अगर इंपीडेंस से, टोटल इंपीडेंस से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो cos phi इक्वल टू R by Z, R इज द रेजिस्टिव ohmic resistance and Z is the impedance of AC circuit. It is a unitless quantity, its value changes from 0 to 1. तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ये भी बहुत स्टैंडर्ड और फेमस और मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब भी लाइट अगर किसी इंटरफेस पे आती है, ये डेंसर मीडियम में है और ये रेयर मीडियम है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर डेंसर से चलता हुआ रेयर में आता है और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये लाइट नेक्स्ट मीडियम में न जाकर उसी मीडियम में विथ 100% एनर्जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक टू सेम मीडियम, पूरी की पूरी एनर्जी लगभग उसी डेंसर मीडियम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका कोई एग्जाम्पल बताना है तो मिराज फॉर्मेशन है, अपना TIR प्रिज्म है, ऑप्टिकल फाइबर है, इन सब में TIR फिनोमेना का उपयोग होता है जिससे हम सूचनाएं या सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत टेक्स्ट बुक और नोट्स में हर जगह कराया जाता है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहती है कि light travels in form of wave and wave fronts. Wave fronts are the plane that is normal to propagation of wave. They are moving with same speed as that of light. तो हाइगन्स का जो ये वेव थ्योरी है उसी के आधार पर इसको रिफ्रैक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इट इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड अवेलेबल इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक और नोट्स। तो हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस पार्ट। Now question number 9 is Polaroid. This is another very simple or common question. Polaroid is a simple and cheap device. Polaroid एक ऐसी युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है। तो this is a simple and cheaper device that convert unpolarized light into polarized light. समझ में? और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो टूरोमेलिन है या क्वार्ट्ज अपने क्रिस्टल्स हैं, उनको हेक्सागोनल, बहुत नैरो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स को जब पैरेलली अलाइन करते हैं कि एक हेक्सागोनल क्रिस्टल है, ध्यान से देखो, और इसी के साथ जब दूसरा हेक्सागोनल क्रिस्टल पैरेलली अरेंज करते हैं, इनके ट्रांसमिशन एक्सिस जब पैरेलल होते हैं, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये भी ट्रांसमिशन एक्सिस है। इस तरह से जब ऐसी असेंबली बनाई जाती है नैरो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स की जो कैल्साइट से बने हो, टूरोमेलिन से बने हो, हर्पेटाइट से बने हो, तो ऐसी फिल्म पोलराइड कहलाती है। और पोलराइड का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है विंड स्क्रीन पर, जो हमारे रात में जो नाइट के समय जब हम सफ़र करते हैं रोड पे, तो दूसरे जो वाहनों की हेडलाइट्स है वो हमें बहुत ग्लेयर देती हैं, बहुत चकाचौंध पैदा करती हैं। तो पोलराइड फिल्म लगाने पर वो चकाचौंध एक सीमा तक कम हो जाती है और हमें रात में स्मूथ और विदाउट एक्सीडेंटल ट्रेवलिंग करने का एक कारण देती है।
पोलराइड कैमरे में विजन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो पोलराइड लाइट में अगर आप शूटिंग करेंगे और कैमरे में भी पोलराइड होगा तो उसमें विजन क्वालिटी और फिल्म की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो देयर आर मल्टी यूजेज ऑफ पोलराइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो एक मिडिल लेवल से बहुत अच्छा अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, गिव एनी टू रीजंस। कोई दो कारण बताने हैं आपको, कारण तो और भी हैं, लेकिन कोई दो मूल कारण बताने हैं जिससे यह समझा जा सके कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम सिर्फ लाइट को पार्टिकल नेचर मानकर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर मानकर नहीं कर सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा होगा कि रेडिएशन जब भी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे गिरता है तो जैसे ही वो हिट करता है उसी टाइम फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है। देयर इज नो टाइम ले, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता कि अभी रेडिएशन गिरा है, उसका फोटोन एब्जॉर्ब होगा और कुछ समय बाद उस फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एज सुन एज रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस, at the same instant photo electron ejected from the surface or a free electron ejected from the surface or it becomes free electron। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई टाइम लेग नहीं होता। अगर हम लाइट को वेव मान के चलें तो वेव इज ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, वेव में लगातार एनर्जी मिलती रहती है, देयर इज नो ब्रेक। तो अगर हम वेव्स को की तरह कंसीडर करें रेडिएशन को तो उसमें क्या होगा कि देयर ऑलवेज सम टाइम डिले इन बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। हमेशा विकिरण आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम जो लेग है, जो टाइम लगा है वो जीरो नहीं होगा, कुछ फाइनाइट होगा। तो ये पहली थ्योरी है, जो पहला कॉज है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम तरंग मानकर नहीं एक्सप्लेन कर सकते। दूसरा क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसी पर ही, उसी रेडिएशन पर ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। उससे कम फ्रीक्वेंसी पर आप इंटेंसिटी को आप कितनी भी हाई कर दो, उस सरफेस से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, लेकिन अगर आप वेव मान के चलेंगे तो वेव से कंटिन्यूअस एनर्जी आती है। अगर इंसिडेंट वेव रेडिएशन अगर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्ट करता है तो वो कुछ समय बाद निकल जाना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उस सरफेस के लिए ऐसी कोई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं होगी। तो इसीलिए आप वेव थ्योरी, अगर आप एज ए वेव लेंगे लाइट को, तो आप इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी गेन करेगा और कुछ समय बाद वो सरफेस को छोड़ देगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेता है और उसके बाद वो सरफेस से इजेक्ट होगा ही होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि लोअर पार्ट से जब निकलता है तो उसका मल्टी कोलिजन होता है, ऊपर आते समय बहुत सारी एनर्जी कोलिजन में लूज कर देता है और वो लगातार एनर्जी लूज करते हुए वो सरफेस से इजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन वेव से अगर कंटिन्यूस एनर्जी लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए दो मेन कारण हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ पार्टिकल नेचर मानकर ही समझा सकते हैं, इसको वेव नेचर मानकर नहीं अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता। ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डी ब्रोगली सेकंड पोस्टुलेट। तो डी ब्रोगली ने हाइड्रोजनिक एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए 3 पोस्टुलेट दिया था। तो उसमें सेकंड पोस्टुलेट को आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि कोई भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम है mvr, that is should be nh/2π। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द nh/2π, where n is the number of quantized orbit or number of standard orbit. So here velocity is represented by vn and radius of this orbit is given by rn. So mvn rn, angular momentum of the revolving electron, always equal to nh/2π or integer multiple of h/2π।
ये आपको लिखना था इसमें कि, और इसकी व्याख्या करनी थी तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजनिक एटम्स में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टैंडर्ड क्वांटाइज ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, और ऐसे ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कन्फाइंड रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो एनर्जी लूज नहीं करता। इसकी वजह से मेटल का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो कांस्टेंट रहता है, वो अनडिस्टर्ब रहता है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दैट इज आंसर इज अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, इट इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन आइसोबार संभारिक और रेडियो एक्टिविटी को आप डिफाइन करो। तो ये रेडियो एक्टिविटी कभी इन और आउट सिलेबस से होता रहता है, कभी इन कभी आउट, तो इतना थोड़ा सा वेरिएशन तो चलता रहता है। तो आइसोबार वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो ये भी आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, तात्कालिक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हैवी जो न्यूक्लियाई हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जब उनका फोर्स इनबैलेंस हो जाता है कि नाभिक के अंदर सक्रिय बलों में जब असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस इन द फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, तो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल लगातार न्यूक्लियस से निकलते रहते हैं, इजेक्ट होते रहते हैं। इट विल डिके इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई दैट इज आर मोर स्टेबल। वो एक छोटे नाभिक में टूट जाता है और वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये लगातार प्रक्रम चलता रहता है, तो इस घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो हेवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई that are more stable compared to parent nuclei and it is a spontaneous process। ये मैटर ऑफ चांस है कि कौन सा किसी सैंपल में कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो रेडियो एक्टिविटी का ये सिंपल डेफिनेशन है और ये भी आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया था, ट्रांजिएंट सर्किट से था कि कोई भी आरसी सर्किट में जो आर और सी का प्रोडक्ट है इसको हम कालांक कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो आर और सी कोई भी अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है और कैपेसिटिव भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, तो उस सर्किट में आर सी नाम का एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम कालांक कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। और तुम्हें मालूम है कि अगर फुल चार्ज कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर फुल चार्ज है, ध्यान से देखो कि ये कैपेसिटर अगर फुल चार्ज है और अगर इसको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ए रजिस्टर और इट इज फुली चार्ज्ड एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्यू नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी टी टाइम के बाद इसका जो चार्ज होगा दैट इज नोटेड बाय क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, वेयर आर सी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब कोई भी फुली चार्ज कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू के चार्ज का 63.3%, ऑलमोस्ट 37% या 36% के बीच में रह जाता है। तो इतने टाइम को हम उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, तो लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर, ये ऑलमोस्ट 98-99% चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन 5 आरसी, और इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉ इक्वल टू आरसी। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन था और ये हो सकता है कई बच्चों ने किया। अब ये सेकेंडरी पार्ट आता है अपना कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाइए लेकिन उसमें फिल्टर का उपयोग करिए। फिल्टर मतलब उसमें जो डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज है वो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये हमने एसी अप्लाई किया और एसी को जब हम ब्रिज रेक्टिफायर या कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर, आप इसमें सेंट्रल ट्रैप्ड रेक्टिफायर भी ले सकते हैं, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लिया है। जब ब्रिज रेक्टिफायर से गुजारते हैं तो ये जो डायगोनल्स हैं, ये 4 डायोड लगे हुए, इसमें पावर डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो वेवफॉर्म आती है, ये वेवफॉर्म यहाँ आती है, वो इस तरह की आती है। ये इसको बोलते हैं हम पल्सेटिंग
पल्सेटिंग डीसी। और ऐसी रिपल वाली डीसी को जब हम आरसी सर्किट से गुजारते हैं, दैट इज लोड और दैट इज द कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, इस रिपल को खत्म कर देता है, ऐसी पार्ट को शॉर्ट कर देता है और डीसी को लोड में जाने देता है। तो ये रिपल जो पल्सेटिंग डीसी है, ये जो स्टैंडर्ड और कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बाद जब ये लोड के अक्रॉस जब वोल्टेज मिलता है वो इस तरह का होता है। और अगर ये सक्सेसिव फिल्टर्स लगा दें, एक फिल्टर के बाद दूसरा फिल्टर लगा दें, दूसरे के बाद तीसरा लगा दें, तो ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाता है, दैट इज परफेक्ट डीसी। तो ये ऐसी सोर्स है, ये अपना फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर के बाद जो अपना ये वाला सेक्शन है, दैट इज डिनोटेड बाय आरसी फिल्टर। और अगर ऐसे सक्सेस, ये फिल्टर भी कई तरह के होते हैं, आरसी फिल्टर, आरएल फिल्टर, पाई फिल्टर, बहुत तरह के फिल्टर होते हैं। और जैसी जैसी क्वालिटी होती है वैसे ही उसका वैल्यूएशन होता है, वैसे ही उसका खर्चा आता है। तो ये जो रिपल है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है पहले पीक पे, और जब तक डिस्चार्ज होता है, जब तक उसको टर्मिनल की वैल्यू को गिरने नहीं देता, तो ये ऑलमोस्ट इसका आउटपुट जो ये छोटी सी रिपल रह जाती है। और अगर ऐसे बहुत सारे सीरीज में कैस्केडिंग नेचर में अगर हम ऐसे ही अगर हम और फिल्टर लगा दें, तो आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ हो जाता है। तो ये वाला सर्किट था। इसके अलावा आप सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर वाला 2 डायोड वाला भी आप फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये फिल्टर सर्किट है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करिए। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। और ये गॉस लॉ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के लिए। तो ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आता है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है, तो ई एक्सियल बराबर तुम्हें मालूम है जो स्टैंडर्ड वैल्यू आता है के 2kp बाई आर क्यूब। और ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस का जो डेरिवेशन है, ये बहुत सारे लोग कर चुके हैं। दिस सरफेस इज एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट और इट इज़ वेरी लार्ज सरफेस, चार्ज सरफेस। तो यहाँ से हम जब आर डिस्टेंस पे लेते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन के। ये इस पॉइंट की डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। इस फार्मूले में कहीं कोई पॉइंट की डिस्टेंस का कहीं कोई प्रेजेंस नहीं है। इसलिए ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सरफेस इज वेरी वेरी क्लोज। और इसके पास लोगे पॉइंट या दूर लोगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आवश्यक चित्र बनाइए, तो इसमें फार्मूले में दूरी तो आई नहीं, तो ऑलरेडी दिस एक्सप्लिसिट दैट ई डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, कि ई आर पर निर्भर नहीं करता। तो ये आप इसको भी डराइव कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक और नोट्स के साथ। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही है कि एसी के लिए अगर सीरीज RLC सर्किट लें, तो उसके लिए इम्पीडेंस का फार्मूला निकालना है। तो यू ऑलरेडी नो दैट जेड ऑफ RLC सीरीज सर्किट इज गिवन बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और द यूनिट इज ओम, और इट इज ए फेजर क्वांटिटी। ये फेजर क्वांटिटी है, दिस इज फेजर 1, और फेजर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंगल फाई, दैट इज फेज डिफरेंस। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या और धाराओं के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में तुम्हें इक्वेशन मालूम है, Vp बटे Vs इक्वल टू Np बटे Ns दैट इज इक्वल टू Is बटे Ip। तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर में सिंपल आइडियल ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर इक्वेशन है, रिलेशन है। तो इसमें भी कहीं कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ डिराइव करके टाइम जाया करने में कोई फायदा नहीं। हाँ, नेज अर्धचालक और अपध्रुवीय अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। अगर ऐसा सेमीकंडक्टर, ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि परमाणु नहीं होता, उसे हम नेज अर्धचालक कहते हैं।
और जिसमें इम्प्यूरिटी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें इम्प्यूरिटी एटम होने के कारण उनकी कंडक्टिविटी जो प्योर कंडक्टर सेमीकंडक्टर है उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिमार्केबली इंक्रीज हो जाती है। ऐसे अर्धचालकों को, ऐसी सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिन्हें हिंदी में अपद्रव्यीय अर्धचालक कहते हैं। दाता ऊर्जा स्तर को चित्रित करते हुए T 0K से बड़े पर n प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाई है। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसमें आप क्या होता है कि अगर आपने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा होगा और हमें एनर्जी बैंड डायग्राम में मुझे एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, तो ध्यान से देखो कि ये मेरे पास एनर्जी लेवल है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, और ये मेरा वैलेंस बैंड है। और इस गैप को मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप कहता हूं। तो दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर की हमने कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें डोपिंग किया मतलब ट्राइवेलेंट एटम या पेंटावेलेंट एटम का इम्प्यूरिटी डाला, तो एन टाइप जब बनता है जब इसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी डालते हैं अपन। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का जो फर्मी लेवल होता है, ध्यान से देखो, वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। तो दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ इम्प्यूरिटी एटम। और ये जो एनर्जी गैप होता है इसका, ये होता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन टाइप में जो डोनर होते हैं, इनमें जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये बहुत कम एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो जितने डोनर इम्प्यूरिटी एटम होते हैं उतने ही लो टेम्परेचर पर जो मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, उनकी नंबर्स बढ़ जाती है। तो एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, और लो टेम्परेचर पर जितने इम्प्यूरिटी एटम होते हैं उतना ही कंसंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ये डोनर वाला इम्प्यूरिटी है, और डोनर वाले इम्प्यूरिटी एटम का जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के बहुत नज़दीक होता है, और इनमें जो गैप होता है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसे भी हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, ये इसके और में जो पार्ट दिया गया है, ये ध्यान, पीएन डायोड के निर्माण में हासी क्षेत्र और रोधिका विभव को परिभाषित कीजिए। तो जब भी पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है बाय डिफ्यूजन मेथड और बाय आयन इम्प्लांटर, जब भी हम डिफ्यूजन मेथड से पीएन डायोड बनाते हैं या आयन इम्प्लांटर से पीएन डायोड बनाते हैं, तो पीएन डायोड बनाते समय एक ही क्रिस्टल की संरचना पर जब हम एक तरफ पी तरह का अशुद्धि का डोपिंग करते हैं, एक तरफ एन प्रकार की अशुद्धि का डोपिंग करते हैं, तो जो जंक्शन है, जहां संधि है, जहां दोनों क्षेत्र मिल रहे हैं, वहां कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ तो होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। तो ड्यू टू चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये जो आवेश वायुओं की जो घनत्व में बहुत भारी अंतर होता है पी और एन में, तो एन के इलेक्ट्रॉन पी में इजेक्ट कर जाते हैं, पी की तरफ चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और होल जो है पी से वो एन की तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वजह से एक जंक्शन पे एक डिफ्लेशन लेयर फॉर्म होती है, एक अवक्षय परत का निर्माण होता है, और उसमें स्थायी आवेश होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये अगर पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का हमने निर्माण किया है, ये वाला पी वाला एरिया है, ये वाला एन वाला एरिया है, और दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो इस जंक्शन के दोनों ओर एक लेयर बनती है जिसे हम, ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर है और ये नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं, डिप्लेशन लेयर डीपीएल कह सकते हैं। और रोधिका विभव, अब क्या होता है कि इस जंक्शन के दोनों ओर एक पोटेंशियल बैरियर बनता है। दिस इज बैरियर इज सिलिकॉन में तो बनता है, ये 0.7 इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का अगर डायोड हो तो उसमें लगभग 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। तो जब भी आप चार्ज कैरियर जो होल्स को अगर इलेक्ट्रॉन एन रीजन में ले जाना हो या एन को
एन वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पी रीजन में ले जाना हो तो हमें इसको फोर्स करना पड़ेगा, हमें इसको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जंक्शन के अक्रॉस जो बैरियर बन जाता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो इस जंक्शन का अगर मैं वोल्टेज लेवल ड्रा करूं तो जरा ध्यान से देखो कि ये इस तरह का होता है। तो ये V प्लस होता है और ये V माइनस होता है। तो इस वाले जो इंक्रीमेंट है, जो डिफरेंस है इन दोनों का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। करेक्ट। पीएन जंक्शन को फॉर्मेशन करते समय जब चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण जब होल्स एन में रीजन में और इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में डिफ्यूज होते हैं तो जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है जिसमें स्टेशनरी चार्ज होते हैं। उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बिल्डअप होता है वो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स को अब जंक्शन को पार नहीं करने देता। उसी को हम कहते हैं रोधिका विभव या पोटेंशियल बैरियर। अब ये ग्राही ऊर्जा स्तर का है, तो ग्राही ऊर्जा स्तर का पी प्रकार का चालक, तो इसी में देख लीजिए आप, ग्राही है अगर इम्प्यूरिटी एटम पी टाइप है तो इसमें जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो जस्ट एन टाइप का उल्टा होता है। तो जरा ध्यान से देखो आप कि अगर ये एनर्जी लेवल्स को मैं डिफाइन करूं, यहाँ ये अपना कंडक्शन बैंड है और ये अपना वैलेंस बैंड है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अगर आपने इसमें इम्प्यूरिटी डाली और वो पी टाइप है तो ये जो फर्मी लेवल ऑफ इम्प्यूरिटी एटम, और ये पी टाइप है, ट्राइवेलेंट डाला है अपन ने, एल्युमिनियम डाला है, बोरॉन डाला है, और इसका भी एनर्जी गैप जो होता है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़ी सी एनर्जी लेके इसमें चले जाते हैं, तो यहाँ होल्स जनरेट कर देते हैं अपनी जगह। कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वैलेंस बैंड में होल बन जाता है। तो वैलेंस बैंड में जब होल का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो थोड़ी सी एनर्जी लेके, तो सराउंडिंग की एनर्जी लेके, रूम की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इम्प्यूरिटी लेवल के, इसके फर्मी लेवल में, इम्प्यूरिटी एटम के में। तो इसे हम एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं, ग्राही अशुद्धि के नाम से जानते हैं, और एन टाइप में हम जो अशुद्धि होती है उसे हम डोनर, दाता के रूप में जानते हैं। तो ये इसका ऊर्जा बैंड डायग्राम है, और ये इस पर वर्टिकल स्केल पर हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ किया है। तो दिस इज एनर्जी लेवल। बाय सावर्ट का वेक्टर फॉर्म लिखिए और धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर जगह टेक्स्ट बुक नोट्स और हर जगह पढ़ाया जाता है। तो बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 2, और यह ले सकते हो एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका यूनिट टेस्ला। तो ये सभी को आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। ये एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ में इसमें वायर की जगह थोड़ा सा वायर का रेडियस दिया हुआ है, तो ये वायर का रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ वायर है और इसका रेडियस ए है, और इसी से मुझे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो ये सबको स्टैंडर्ड मालूम है कि बी नॉर्मल आर पर क्या होगा, म्यू नॉट I/2 पाई आर टेस्ला। ये हर एक को मालूम है, इट इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कि जब भी कोई लाइट किसी लेंस से गुजरता है परीक्षित, तो उसमें जो डेविएशन होता है, तो जो लाइट अगर ज़्यादा, जो लेंस ज़्यादा डेविएट करता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, और जो लेंस कम डेविएशन शो करता है उसकी पावर कम होती है। तो व्हेन लाइट passes through a lens, then the ability of diverging or converging of light of through lens is called पावर ऑफ लेंस। और इसे डायोप्टर से, इसका यूनिट डायोप्टर में दिया जाता है। फार्मूला आपको मालूम है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू
100/f where focal length f in सेंटीमीटर। ये एयर के लिए है। अगर किसी मीडियम में पावर निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा μm/FM और ये मीटर्स में लिखनी पड़ेगी। और F=R/2 इसका तो कोई सिंप्लिसिटी का जवाब ही नहीं है किसी भी मिरर के लिए। अगर F=R/2 मेरे ख्याल से हर बच्चा ऐसा तैयार करता है, और तो इन दोनों ऑप्शंस में ये ऑप्शन ज़्यादा इजी है। आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, ऑब्टेन फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बहुत दया की है इस बार इसने, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर दिया है, वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे। तो ये आप सबको मालूम है 1/1 + d/f। ये दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आवर्धन क्षमता को जब हम हिंदी में बात करते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा लेंस पर आपतित कोण बटे वस्तु द्वारा लेंस के केंद्र पर आपतित कोण के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो ये सारा सिंपल, ये दोनों सेक्शन सी और सेक्शन डी ऑलमोस्ट सिंपल थे। और बहुत मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। तो डीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और